12 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 4 जून को आएंगे वोटिंग के नतीजे। ऐसे में देखिए, सुबह से ही पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तमाम सीटों का किस तरह का हाल है और किस तरह से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में उत्साह है, किन मुद्दों को लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही हम आपको तमाम बड़ी तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 4 जून को नतीजों का दिन है, दूसरा चरण है। तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई। अब जनता जनार्दन उनकी किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन देखिए, पोलिंग बूथ से कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। अब देखिए, तेजस्वी सूर्या जो इस बार चुनावी मैदान में है और वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या। और देखिए, मतदाता, देश के मतदाता किस तरह से उत्साहित हैं और कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि शायद इस बार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई। अब देखिए, तेजस्वी सूर्या पूजन पाठ करते हुए चुनावी मैदान में, बीजेपी के प्रत्याशी, युवा नेता, युवाओं के चहेते, और आज चुनावी दिन है। जनता इनकी किस्मत का फैसला करेगी और ऐसे में पूजन पाठ करते हुए नजर आए। अब देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की ये अहम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। पहली तस्वीर देखिए, और आदर्श पोलिंग बूथ के तहत किस तरह से वोटिंग सेंटर्स को सजाया गया है। लेकिन बार बार जो है तेजस्वी सूर्या की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए तेजस्वी सूर्या नजर आ रहे हैं। पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर मां के चरणों में वंदन किया, और अब तमाम पूजन पाठ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए तेजस्वी सूर्या नजर आए। पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। तो लोकतंत्र के महापर्व की ये बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बूथों पर किस तरह से कतार लगी हुई है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैदी प्रशासन की, सेना की देखी जा रही है। तो लोकतंत्र के महापर्व जिसके दूसरे चरण में सुबह से ही वोटिंग जारी है, और क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है, किन मुद्दों पर लगातार जनता वोटिंग कर रही है, उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, तो दूसरे चरण का विश्लेषण वो हमसे करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ फिरोज बख्त जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी भारत एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी फिरोज जी, और ये समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पहले चरण की अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज में कमी दर्ज की गई। अभी हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कतार जो है मतदाताओं की देखने को मिल रही है। क्या लगता है, दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी? क्योंकि सुबह से ही प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट करके अपील की गई वोटिंग की, और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार की अपील करते हुए वो नजर आए। देखिए, ऐसा है क्योंकि यह सबसे बड़ा पर्व होता है जनता का किसी भी डेमोक्रेसी में। उसी तरह से जितना वोट पड़े ये अच्छा समझा जाता है, और डेमोक्रेसी की सेहत के लिए भी अच्छी बात है कि बम्पर वोटिंग हो। अब मैं बात करता हूं पहले चरण का जो जी। वोटिंग हुई, उसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हम्म। इसमें हर एक का अपना असेसमेंट है। जो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, वो अपने हम्म। हिसाब से बात कर रहे हैं, और जो गवर्नेंस के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वोटिंग कम होती है, जो हम्म। हम अपने बचपन से असेसमेंट करते चले आ रहे हैं, अगर वोटिंग कम हो तो हम्म। इसका मतलब ये होता है
कि जो गवर्नेंस है, जो सरकार चल रही है, उसको छत्तीसगढ़ जो के छोड़ने डिप्टी वाले सीएम हैं विजय वोटिंग शर्मा कर रहे क्या हैं, बोल रहे हैं, ये और जरा जो सुन उसको लेते हैं। बदलने फिरोज जी, वाले माफी हैं के साथ वो आपको रोकना आईनी। चाहूंगी। तो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी और फिरोज जी भी लगातार अपना एनालिसिस बता रहे थे। सर, अपनी बात पूरी करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हम्म। कि वोटिंग अगर पहले चरण में कम हुई है हम्म। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। ना तो जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उसको घबराने की जरूरत है, हम्म। और ना ही इंडी गठबंधन को। हम्म। क्योंकि अब ठीक है, पहला चरण था और वोटिंग का परसेंटेज हम समझते हैं कि जितना ज्यादा अगर होता तो अच्छा था, लेकिन नहीं हुआ। अगर वोटिंग का परसेंटेज कम है तो उसमें फायदा बीजेपी का है और हम्म। इसमें नुकसान इंडी गठबंधन का है। और अच्छा। आगे आने वाले जो चरण है, अगर हम्म। इसमें वोटिंग बढ़ती है तो मेरे ख्याल से जो वोटिंग बढ़ेगी वो अब दोनों तरफ से बढ़ सकती है। हम्म। लेकिन सरकार का जो अपना रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, जी। मेरे ख्याल से अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, सेहतमंद रिपोर्ट कार्ड है। और जी, जो लोग राहुल अब द्रविड़ बात क्या आई है, कह रहे हैं, ये भी जरा सुन लेते फिरोज जी। ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ तो क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल द्रविड़ वहीं मोटिवेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं तमाम वोटर्स को। और ये देखिए तस्वीरें, तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें, अहम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अमृतांशु राय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अमृतांशु जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करूंगी भारत एक्सप्रेस में। और जिस बात का जिक्र फिरोज जी कर रहे थे कि अगर पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये निराश होने की इससे ना पार्टियों को जरूरत है ना जनता को जरूरत है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? हाँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सही संकेत नहीं है, ये भी बात सत्य है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला जो अपना भाषण दिया था पहले चरण के बाद, वो साफ तौर पे कहा था ऑपोजिशन को भी और अपनी पार्टी को भी कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन मतदाताओं को तो मोटिवेट करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आकर के वोट कर सके। इसी के साथ ये भी समझना जरूरी है कि इस डिजिटल एज में अब भारत में डिजिटल वोटिंग, डिजिटल माध्यम से वोटिंग का प्रयास हम लोग शुरू करें, ये भी एक चीज है ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर सकें इस प्रक्रिया में। वो भी कंसिडर करने का समय आ चुका है। बिल्कुल, ये कंसीडर करने का समय आ चुका है। लेकिन देखिए, एक और भी अहम बात हम यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो होम वोटिंग हुई है बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उसमें अच्छे आंकड़े दर्ज किए गए हैं। हम आएंगे बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह की तरफ। रत्नाकर जी, देखिए, तमाम मुद्दे लगातार आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से जनता के सामने रखे जाते हैं, लेकिन इस बार अभी हालिया मंगलसूत्र और विरासत टैक्स को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। स्वाति जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है देश में किस तरह की मानसिकता पाले बैठी है वह लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक है। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है मंगलसूत्र का भी जिक्र किया गया और विरासत टैक्स का भी जिक्र किया। और साफ तौर से कहीं ना कहीं इनके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो लोगों की संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे। इसका साफ तौर से मतलब यही होता है उनकी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराकर उनकी संपत्तियों पर जो है डाका डालने की, उनकी संपत्तियों को छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है अगर यह सत्ता में आई तो। उसी प्रकार जो है आज देखिए, इनका जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इससे साफ मानसिकता जाहिर होती है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की मानसिकता लेकर बैठी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स जो है लिया जाता है, 55% जो है संपत्ति लोगों का मरने के बाद सरकार ले लेती है, उसी प्रकार जो है भारत में लागू करना चाहिए। तो ये क्या दर्शाता है? भारत की परिस्थितियां अमेरिका की परिस्थिति से बिल्कुल विभिन्न है। यहाँ पे लोग जो है 3 पीढ़ियों की बाद की सोच करके और आज उसके लिए काम करते हैं और अपने अथक प्रयास से तिनका जोड़कर, पाई जोड़कर वो संपत्ति खड़ा करते हैं। और उन संपत्तियों को जो अपनी मेहनत के बदौलत वो खड़ा करते हैं, उनको छीनने की बात
अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। और यह रत्नाकर देश जी, की इस जनता पर को मैं प्रतिक्रिया लूंगी पूजा जी से। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, आप सभी बने रहिए। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट सामने निकल कर आया है। राहुल गांधी ने जनता से मतदान की अपील की है, संविधान का सिपाही बनकर वोट करें। उन्होंने ये बातें लिखी है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें। राहुल गांधी का ये कहना है, आपका वोट तय करेगा अगली सरकार। तो ये ट्वीट, ये पोस्ट, अब देखिए शशि थरूर की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और वही बेहद उत्साहित लोगों से मुलाकात करते हुए शशि थरूर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए हम पूजा जी का रुख कर लेते हैं। पूजा जी, देखिए प्रधानमंत्री ने अपील की वो लोगों से, राहुल गांधी भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा दूसरे चरण में, ये एक सवाल है। और रत्नाकर जी की बातों का मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। स्वाति जी, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पे सबसे सुबह आए हैं, तो सभी देशवासियों को मैं अपील करना चाहूंगी कि बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट करें। ये सिर्फ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं, आपका दायित्व भी है। इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी दें। और पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज काफी निराशाजनक थी, जो ड्रॉप देखा गया। मैं चाहती हूँ कि आप उससे कवर करें। सेकेंड फेज में लोग भारी से भारी संख्या में आकर वोट दें। जहां तक बात रत्नाकर जी कह रहे थे, रत्नाकर जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे 40 पेज के मैनिफेस्टो में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कहीं नहीं है। आप चाहें तो मैं उन्हें मैनिफेस्टो भेज सकती हूँ। तो जो प्रधानमंत्री झूठ कह रहे हैं अपनी राजनीतिक मंचों से, और जो पूरा ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोगों के घर में घुस के उनका सोना ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये सिर्फ फियर मॉन्जरिंग है। ये सिर्फ लोगों को डराने की एक टेक्निक है। ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की, जिसमें हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि SC, ST, OBC और EWS और माइनॉरिटीज की जो भागीदारी है वो उनकी संख्या के अनुरूप नहीं है। तो हम इसका एक्सरे कराना चाहते हैं। हम किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते। और जहां तक सैम पित्रोदा जी की बात है, जी पूजा जी, वो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर नहीं है। न ही इनहेरिटेंस टैक्स की कोई बात, कोई जिक्र हमारे मैनिफेस्टो में है। ये गौर करने की बात है कि एस्टेट टैक्स 1985 में राजीव जी ने खत्म किया था। जी पूजा, और इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात 2014 में जयंत सिन्हा जी, मुझे लगता है कि इस पर रत्नाकर जी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रन, जहां पर गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 में खराब हुई है EVM। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। करीब 30 मिनट तक EVM मशीन रही बंद। ममूरा के बूथ नंबर 161 पर शुरू नहीं हो पाया मतदान। EVM मशीन खराब होने के चलते नहीं हो रही वोटिंग। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। तो ममूरा के बूथ नंबर 161 पर शुरू नहीं हो पाया मतदान। तो लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, जिस पर वोटिंग सुबह से ही जारी है और पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 में खराब हुई है EVM। करीब 30 मिनट तक EVM मशीन बंद रही, जिसकी वजह से जो वोटर्स है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ममूरा के बूथ नंबर 161 पर शुरू नहीं हो पाया मतदान। तो EVM मशीन खराब होने के चलते नहीं हो रही वोटिंग। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, क्या मशीन को ठीक कर लिया गया है? किस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, VVIP सीट में आता है गौतम बुद्ध नगर, और उधर आज मतदान के लिए उत्साहित तो मतदाता दिखाई दिए, लेकिन कई बूथ ऐसे थे जहां पर EVM मशीन खराब होने की खबरें आ रही हैं। और EVM मशीन खराब हुई, उसमें अगर बात करें अल्फा 1 में, तो करीब 30 मिनट तक यहाँ की EVM मशीन बंद रही, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो गई। मामूरा के बूथ नंबर अगर 161 की बात करें, यहाँ पर भी मशीन खराब होने से मतदान जो है टाइम वक्त से शुरू नहीं हो पाया। सेक्टर 12 की EVM मशीन खराब हुई। बूथ नंबर जो 93 है वहां पर, जिसको लेकर के लोगों को परेशानी हुई। बाद में जो मशीन है उसको सील करके जोनल मजिस्ट्रेट जो है वो ले गए। अब वहां पर नई मशीन जो है वो लगाई जाएगी जल्द ही।
जेपी सोसाइटी, क्योंकि इस बार सोसाइटीज में भी जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को हीट वेव में ज्यादा दूर ना निकलना पड़े, क्योंकि इस वजह से पहले चरण में मतदान नहीं हो पा रहे थे इतने अच्छे, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। तो जेपी सोसाइटी में बूथ नंबर 726 जो है वहां की ईवीएम मशीन खराब हुई। तो इस तरीके से कई ईवीएम मशीन जो है वो खराब होने की खबर आ रही है। जाहिर सी बात है, कोमल, क्या मशीन खराब होने की वजह से जो लोग लाइन में लगे हुए थे उन्हें वापस जाना पड़ा, इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? और दूसरी मशीन कब तक लगाई जाएगी, इसको लेकर क्या जिम्मेदार शख्स ने कोई जानकारी दी है? देखिए, जल्द ही दूसरी मशीन लगाई जाएगी। जोनल मजिस्ट्रेट जो है वो मशीन को सील करके ले गए और तुरंत वहां पर मशीन, लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा, कुछ मतदाता जो है वो वापस गए। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही दोबारा वो आएंगे कुछ देर बाद। लेकिन मतदाताओं को परेशानी जरूर हुई, क्योंकि टाइम निकाल के मतदाता आ रहे हैं और एक उत्साह जो होता है उसके बाद मशीन के खराब होने के बाद थोड़ी सी निराशा जरूर होती है। लेकिन कुछ मतदाता उसमें छटे भी और कुछ यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि जल्द ही भरोसा दिया गया कि जल्द ही मशीन जो है वो तुरंत लगा दी जाएगी। दूसरी चीज, ये बड़ी जानकारी आपने दी कि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मशीन लगाई जाएगी। वही देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और एक्ट्रेस भी अपनी मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। और स्याही लगी ये उंगली दिखाती हुई नेहा शर्मा नजर आ रही हैं। अपने पिता माता के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद मताधिकार के प्रयोग के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर लोगों से भी वोटिंग की अपील करती हुई नजर आ रही हैं एक्ट्रेस नेहा शर्मा। साल से ऊपर जिस भी एज ग्रुप में आइए, वोट करिए और भागलपुर जरूर जीतेगा, भागलपुर का जरूर विकास होगा और यही उम्मीद है कि हम सब सेलिब्रेट करें सब। कैसा लग रहा है? भागलपुर जरूर जीतेगा, भागलपुर जरूर जीतेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सब लोग आए, वोट करें और सही कैंडिडेट के लिए वोट करें। कितने दिनों के बाद वोट करने यहाँ पर? हर बार वोट आप अस्वस्थ हैं जीत के लिए? अनाउंस नहीं करते। आप अस्वस्थ हैं जीत को लेकर? अस्वस्थ हैं? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, भागलपुर जरूर जीतेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगे? तो देखिए, अपने पिता अजीत शर्मा जो कांग्रेस के नेता है उनके साथ वोट करने पहुंची थी, वोटिंग करने नेहा शर्मा, जिन्होंने कहा कि भागलपुर जरूर जीतेगा और लोगों से वोटिंग की अपील करती हुई वो नजर आई। वहीं देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं तमाम पोलिंग बूथ्स की। पप्पू यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, जिनकी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई कि पूर्णिया को चाहिए पप्पू और पप्पू को चाहिए पूर्णिया। ऐसे में पूर्णिया की जनता आज उनकी भी किस्मत का फैसला करेगी। अजीत शर्मा क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। लोकसभा का और उनकी शक्ति पर लोकसभा में अगर जनता जीतती है, ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। निश्चित तौर पे हम लोकसभा में उनकी आवाज बन के काम कराने का काम करेंगे। तो देखिए, अजीत शर्मा, उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया और अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। पप्पू यादव जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। तो दूसरे चरण का रण जहां पर लगातार वोटिंग जारी है और पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पप्पू यादव देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत पहले ही मिल चुका है, हम जनता के दिल में हैं। पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष
एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अब तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर, 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली, यदि मैं मर जाऊंगा। मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ, बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग,